शमशीर बकफ तैयार है हम, काबा है जिनकी जबीनों में, कुरान है रोशन सीनों में, अल्लाह का जिनको सहारा है। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे हलाली परचम जब भी हमारे हाथ में आता है तो जमीन कांप जाती है, फलक झुक जाता है। विंग कमांडर यूसुफ से इस मौजू पे जो 6 सितंबर के हवाले से बातचीत चल रही थी उसको आगे लेके चलते हैं। सर, जब आप F-16 पर आपने अपना पहला कदम रखा, क्या जज्बात और एहसास थे आपके? इनफैक्ट जो है बहुत खुशी हुई कि जो है क्योंकि F-16 सबसे फ्रंट लाइन एरोप्लेन था, उस वक्त दुनिया का सबसे जो है एडवांस एरोप्लेन था। हर जो है अच्छे पायलट की जो है ख्वाहिश होती थी कि वो F-16 के ऊपर जाए और F-16 उड़ाए। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी मौका दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह F-16 पे कई साल रहा। कई साल जो है मैंने F-16 को उड़ाया जो है 9 स्क्वाड्रन में 11 पहले मैं 11 स्क्वाड्रन में रहा, फिर 9 स्क्वाड्रन में रहा, फिर मैंने अपना जो कॉम्बैट कोर्स भी F-16 पे किया, फिर वापस 11 स्क्वाड्रन में रहा। मिराज पे भी आपने मेरा? जी, मैं मिराज पे भी बहुत साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है मैंने 22 स्क्वाड्रन में भी रहा, 8 स्क्वाड्रन में भी रहा। और 8 स्क्वाड्रन एक ख़ास तौर पे स्क्वाड्रन जो है मुनफरिद स्क्वाड्रन था, उसका मैरीटाइम रोल भी था नेवी के साथ जो है। सर, मुझे ये बताएं कि जब जो जंगी कैदी पकड़े जाते हैं जी, और कभी कुछ ऐसा आपके सुनने में आया, आपने भी देखा हो कि जब कोई जंगी कैदी पकड़े गए और पाकिस्तान फ़ज़ाइया के F-16 की जो गनगनाहट थी या जो मेराज की गनगनाहट थी, उन्होंने कभी इस बारे में बताया कि वो किस तरह डर जाते थे? मेरा कभी जंगी कैदियों के साथ कभी सुना हो, कभी हो? नहीं, क्योंकि मेरी एक हिसाब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि F-16 और मेराज की जो गनगनाहट थी इंडियन फोर्सेस के ऊपर वो खौफ सताई था होगी, लेकिन मेरा कभी किसी जंगी कैदी के साथ जो है इत्तेफाक नहीं हुआ। ठीक है सर, इंडियन फोर्सेस के पास 3 गुना एमुलेशन ज़्यादा थी और आप लोग 1:3 की रेशो थी। मुझे ये बताएंगे सर, इसमें टेक्निक कितनी इफेक्टिव थी और टारगेट हिट करने में, क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट फॉरवर्ड नहीं थी, लेकिन वो क्या चीज़ थी कि जो उनके टारगेट्स प्रॉपर हिट हो रहे थे कि उन 2 दिन के अंदर हमने उनके 58 जहाज गिरा मारे? लेकिन बहुत बड़ा जज्बा था, इतनी बड़ी कमिटमेंट थी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स की और पाकिस्तान की अफवाज की। वो जज्बा जो था टोटल बेस था शहादत का, और किसी तरह भी जो है इंडिया को पाकिस्तान की पाक सरजमीन पे कदम रखने ना देने का, कि हमने हर हालत में अल्लाह की मदद से और अल्लाह की नुसरत से जो है हमने इंडिया को जो है शिकस्त देनी है जो है। ये इतना बड़ा जज्बा था कि जिसकी बिना पे बहुत सी जो कमज़ोरियाँ थी जो है एयरफोर्स के अंदर या आर्मी के अंदर जो है वो इससे ओवरकम हो जाती है। देखिए, जंग जो है खाली न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी के ऊपर नहीं लड़ी जाती जो है, जंग जो है खाली इक्विपमेंट के ऊपर नहीं लड़ी जाती जो है। अगर ये ही दोनों चीज़ें देखी कि जो है अगर इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी और इन्हीं चीज़ों के ऊपर जंग में कामयाबी हासिल होती तो अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त क्यों हुई? क्या टेक्नोलॉजी की कमी थी? दुनिया की सबसे ज़्यादा सुपीरियर टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका के पास थी, अफगानों के पास तो क्या था? कुछ भी नहीं था जो है। लेकिन इसके बावजूद जो है अमेरिका को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। इसके अलावा रूस को उससे पहले शिकस्त हुई, इससे पहले ब्रिटेन को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई। 3 सुपर पावर्स को उन्होंने 1 सदी के अंदर जो है शिकस्त दी। कोई इक्विपमेंट है उनके पास, कोई इंडस्ट्री है जो बहुत मशीनरी वहां पे बनाती है। चलो सर, अब अपने खालिस्तान के हवाले से बात की तो उस पर बात कर लेते हैं। एयरफोर्स बॉस कितना प्रोएक्टिव था जब अफगान वॉर हुई है? देखिए, अफगान एयरफोर्स का जो है लिमिटेड रोल था, ठीक, बहुत ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन एक लिमिटेड रोल था। और वो ये था कि अफगानिस्तान के अंदर जब सोवियत यूनियन था तो उनकी तरफ से पाकिस्तान में कुछ इंट्रूजन्स होती थी, ठीक, वो कई दफा जो है पाकिस्तान के इलाके में आ जाते थे। राइट। तो हम पाकिस्तान के दिफा के लिए जो है अफगान बॉर्डर के ऊपर जो है अपनी जो है फ्लाइंग करते थे, सॉटीज जो है फ्लाई करते थे, ताकि अगर कोई उनका जो है जहाज पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर आए तो हम पाकिस्तान को दिफा कर सकें। हमारा बिल्कुल कोई मकसद नहीं था अफगानिस्तान में जाने का या सोवियत ट्रूप्स को या उनके कोई टारगेट्स को अफगानिस्तान में हिट करने का। सिर्फ पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर अगर कोई आता था तो पाकिस्तान को उसे दिफा करना था।
सर आप इंस्ट्रक्टर भी रहे, जी। कुछ ऐसे नामवर लोग अगर आपके सेन में हों, अगर हों तो, जो इस वक्त आपने एयर चीफ के बारे में तो आपने बता ही दिया, अब वो जो इंस्ट्रक्शन है जो आप देते थे उसका इम्पैक्ट आपने देखा होगा, और उसका इम्पैक्ट क्या था वो बता सकते हैं आप? देखिए, मैं एकेडमी के अंदर भी इंस्ट्रक्टर रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फ्लाइंग FIS फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल में भी इंस्ट्रक्टर रहा, राइट। मैं मिराज के ऊपर भी इंस्ट्रक्टर रहा, मैं F-16 पे भी सर मिराज के नाम पे आपको कुछ मुस्कुराहट आ जाती है, इसकी क्या वजह है? असल में F-16 में आपने चलाया और आपने मिराज, मैंने आपसे सवाल पहले ही पूछा, लेकिन वो सवाल मैंने पूछा कि शायद आपका कोई मुशाहिदा हो या आपने देखा हो, क्योंकि मिराज के जैसे नाम पे आपको वो मुस्कुराहट आ जाती है, इसकी क्या वजह? देखिए, F-16 तो वाकई बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन जब मैंने वो आया तो मुझे मिराज बहुत पसंद था, मैं बताऊं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत साल मिराज उड़ाया और उस पर मेरी काफ़ी फ्लाइंग आवर्स हैं, लेकिन मैं शायद कुछ लोगों को इतना पसंद ना हो, वो उसको इतना बेहतर ना समझते हो, लेकिन मैं मिराज को बहुत अच्छा जहाज समझता था जो है, हालांकि बहुत पुराना जहाज है। और मैं तो मिराज के अच्छे स्क्वाड्रंस में रहा, जिसका हमारा रोल था, सी का रोल भी था, 8 स्क्वाड्रन के अंदर जो है मैरीटाइम रोल भी था। आपको याद हो कि जब ये फॉकलैंड की वॉर हुई थी तो एक जो है ब्रिटेन का जहाज था शैफील्ड, अच्छा, वो उन्होंने जो है अर्जेंटीना जो है उसको डबो दिया था जो है, ठीक, जो है Right. एक्सोसेट मिसाइल के साथ जो है। राइट। तो हम ये एक्सोसेट मिसाइल जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया करते थे जो है 8 स्क्वाड्रन के अंदर जो है मैरीटाइम रोल के अंदर, Right. और बहुत दूर दूर समुद्र में जाते थे। मुझे अच्छी तरह एक अपना मिशन याद है कि एक हमारा मिशन था जिसमें मैं तकरीबन हम पसनी से उड़े थे, लेकिन हम मसरूर से जो हमारा बेस था उससे तकरीबन 400 नॉटिकल माइल्स थे समुद्र में, और वहाँ पे जो है मेरे साथ एक और हमारे सीनियर थे, वो हुआ करते थे। तो USS एंटरप्राइज था जो है उनका एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हम उनके वहाँ से F-14 के साथ हम वहाँ पे मिले थे। ठीक। तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वहाँ पे करने के लिए। सर जो 58 जहाज हमने मार गिराए 6 सितंबर से विदिन 48 आवर्स में, जी। ठीक है सर, उसमें हमारा कौन से ऐसे जहाज मोस्ट अफेक्टेड थे जिन्होंने ज्यादा टारगेट्स किए? नाम देखिए, ये हमारे मेन स्ट्रीम जो उस वक्त जो फाइटर्स थे वो तो F-86 सेबर थे F-86 है बस। जी। और आपको ये भी मैं बात बताता जाऊं कि पूरे 17 दिन की जंग में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 104 जहाज गिराए, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके मुकाबले में हमारे सिर्फ 19 जहाज जो हैं तबाह हुए। वाओ वाओ, वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। आप इसके अंदर रेशो लगा लें, ये कि एक जहाज से तकरीबन 7-8 जहाज बनते हैं बिल्कुल सही है। कि जो है कि इतनी बड़ी रेशो के साथ, और उसका नतीजा क्या निकला? अल्हम्दुलिल्लाह 65 की वॉर में हमने तकरीबन इंडिया के ऊपर मुकम्मल एयर सुपीरियरिटी हासिल कर ली थी जो है। लगभग ये भी मैंने कैलकुलेशंस किए, लगभग एक जहाज 1-2-6 का हो गया जी 1-6 हो गया। ख्वातीन हज़रात, जब जंग छिड़ी तो उस वक्त भारत के मजबूम मज़ाहिम ये थे कि जी कि हम जश्न मनाएंगे और लाहौर को हम कैप्चर कर लेंगे। रेशो जहाज की 1:3, यानी कि इंडिया के पास 3 जहाज, हमारे पास 1 जहाज। और जब बैटल खत्म हुई है 1965 वॉर, तो जो रेशो जो भी विंग मास्टर से बात हुई है उसमें कैलकुलेशन जो निकली है, वो हमारा 1 जहाज ने तकरीबन उनके 6 जहाज मार गिराए हैं। और सर मेरे ख्याल से ये तो रिकॉर्ड है। आप पाकिस्तान की जो फौज का जो दीदनी था, ये रहती दुनिया की मिसाल कायम रहेगी और इंडिया को याद रहेगा। सर आप सब गोदर मुकीम थे, आपके अहले खाना भी मुकीम थे, आपके वालिदैन का जज्बा और आपको क्या बताया गया कि इस जंग के दिनों में किस तरह कोप करना? देखिए जी, कौम का इतना जज्बा था कि हद नहीं। लोग जो है उस जमाने में, आजकल तो शहरी दिफा कहीं नजर नहीं आती, लेकिन उस जमाने में सिविल डिफेंस, राइट, उस जमाने में तो शहरी दिफा जो सिविल डिफेंस है इतनी जो है एक्टिव होती थी कि हद नहीं। जब जंग होती थी सारे लोगों को कहती थी घर में रहो, शीशों को काले करो, अपने एहतियात बरतो। लेकिन जब सरगोदा एयर बेस के ऊपर, शहर के ऊपर जो है डॉग फाइट होती थी, तो सारा शहर अपनी छतों के ऊपर जो है चढ़ के जहाजों के ऊपर देखता था कि जो है डॉग फाइट हो रही है। इतना कौन का जज्बा होता था जो है। यानी कि इंडियन फोर्सेस का जहाज आगे और हमारे पीछे, जिस टाइम जो है आपस में मुकाबले में जब होता था, वो अटैक करने आते थे, तो हमारे जो फाइटर्स जो थे उनको इंटरसेप्ट करते थे। तो लोग बजाय घरों में रह के छुप जाने के कि जो है कोई चीज नीचे गिर जाए या बम से किसी डरने के,
बाहर खड़े होकर छतों में चढ़ के देखते थे कि जो है ये क्या हो रहा है, जो है इतना कौम का जज्बा था जो है। उस 1965 के हीरो एम आलम साहब जी एम आलम साहब थे। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे हीरोज हैं 1965 के, सरफराज रफीकी, यूनुस और जो है सजाद हैदर और इतने सारे और हमारे बेतहाशा जो हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊं, सरफराज रफीकी बेस के नाम से तो जी वही है हौसला साहब जो रफीकी बेस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो सरफराज रफीकी साहब लाहौर में सरफराज रफीकी रोड है, रफीकी बेस है। इतने बड़े हमारे हीरो थे सरफराज। इसके अलावा आपको एक चीज नहीं मालूम, वो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स में उस वक्त जो थे मुसलमानों के अलावा जो नॉन मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस थे जी जी, जो एयरफोर्स के अंदर थे। 65 सर मेरा कल का प्रोग्राम ब्रिगेडियर अफंदी के साथ था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज पीपल। उन्होंने काफी इस पे जो हमारे नुमाइंदे जो स्क्वाड्रन लीडर मिलिट्री कोर्ट थे जो है 65 के अंदर, और इस तरह के बॉम्बर्स के ऊपर हमारे बहुत सारे थे जो है। इतनी बहादुरी और इतनी जुर्रत से 65 के अंदर स्क्वाड्रन लीडर मिलिट्री कोर्ट को जो है सितारा जुर्रत मिला, 71 के अंदर उनको दोबारा सितारा जुर्रत मिला। माइनॉरिटीज ने इतनी बहादुरी से पाकिस्तान का दिफा किया कि वी मस्ट अप्रिशिएट देम आल्सो। सर वजह क्या है? रिलीजन को उन्होंने एक साइड रख दिया तो मुल्क का दिफा उनका मेन मजहब बन गया, यानी कि मुल्क उनका मेन मजहब था। देखिए जी, मुल्क तो हमारा कॉमन था, उनका भी मुल्क यही और हमारा भी मुल्क यही, तो हम सब ने जो है अपने मुल्क का दिफा किया। सर आप रहे हुए हैं, आपने सर्व किया पाकिस्तान की फौज में, मुझे अब ये बताया जो नॉन मुस्लिम्स हैं या माइनॉरिटीज हैं, इनका इतना ये रोल क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो खासकर 1965 की वॉर जो हुई है उसके अंदर इनका रोल इतना भी इंपॉर्टेंट किस हवाले से था? इसलिए कि इतनी शुजात, इतनी बहादुरी के साथ ये लोग लड़े, इन्होंने इतनी बहादुरी के साथ मुल्क का दिफा किया कि हम वी मस्ट गिव क्रेडिट टू देम फॉर देयर ब्रेवरी, कि जो है जिस तरह ये लड़े और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान को वाकई अपना मुल्क समझा जो है। अगर कोई समझे कि जो है ये सिर्फ मुस्लिम्स का मुल्क है, नहीं, माइनॉरिटीज ने भी जो है इसको जो है बहुत अपनी शुजात और सर एक और क्वेश्चन मेरे जहन में भी आया सर, बीआरबी बम्बा वाली राविया बेदी किनार जो था, जी जी सर वो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम डिफेंसिव लाइन बन गई थी जी। सर वो क्यों इंपॉर्टेंट थे? देखिए, अगर वो बीआरबी को क्रॉस कर जाते तो उनके लिए लाहौर आना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन सर हमारी फोर्सेस तो बीआरबी के साइड पर थी ना, बेशक थी, लेकिन देखिए हमारी फोर्सेस उनकी फोर्सेस से बहुत कम थी, उनके पास इक्विपमेंट ज्यादा था, फोर्सेस ज्यादा थी, और हमारी फोर्सेस को जिस तरह हमारी रेशो है 1:3 एयरफोर्स में, इसी तरह हमारी रेशो आर्मी के अंदर भी है। हमारी आर्मी की स्ट्रेंथ उनसे बहुत कम है रिलेटिवली, तो दिफा ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो जाता जो है। दूसरी बात यह है कि उनकी आर्टिलरी वगैरह इस रेंज के अंदर आ जाती है, अगर वो बीआरबी क्रॉस करके लाहौर के करीब आ जाते हैं कि वो उसको फायर करते हैं तो सारा उनकी फायर पावर लाहौर में आ जाती। ठीक, लेकिन जब 65 के अंदर जो है आर्मी ने जो है इसको डिफेंड किया, ठीक, तो आर्टिलरी और इन्फेंट्री वहां पर दोनों मौजूद है, आर्मी ने इसको डिफेंड किया, तो एयरफोर्स ने इतनी बहादुरी से, जवामर्दी से इंडियन ट्रूप्स के ऊपर इतनी ज्यादा जो है ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड की कि इंडियंस वहां से एडवांस ही नहीं कर सके जो है। ठीक, तो एयरफोर्स और आर्मी ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन दिफा पेश किया कि इंडिया के जो ख्वाब थे कि वो लाहौर में आ सके वो जो है पूरे ना हो सके। बीआरबी वाज अ मेन डिफेंसिव लाइन, और बीआरबी की जो लाइन थी वो पाकिस्तान के लिए एक मेन स्ट्रीम लाइन बन गई, जो हर्डल थी इंडियन फोर्सेस की और पाकिस्तान फोर्सेस की। अब हो ये रहा था जमीनी हकायक के ऊपर कि जमीन के ऊपर हमारी जो बड़ी फौज थी वो उन्होंने उनको धकेला पीछे की तरफ, और पाकिस्तान फजाइया ने ऊपर से इनको सपोर्ट दी। उस सपोर्ट में फायदा ये हुआ कि इनको वहां पर डिटेन किया गया काफी दिनों तक, लगभग 17 दिन तक इनको डिटेन किया गया, जिसकी वजह से जो हमने इंडियन फोर्सेस के जवानों और ऑफिसर्स को जन्म हासिल किया और इन लोगों को रिट्रीव करके वापस जाना पड़ा। सर इससे एक और क्वेश्चन था कि पंजाब की बात हमने कर ली, बीआरबी की बात कर ली, अब आते हैं हम अपनी नॉर्दर्न साइड के ऊपर, और आई एम श्योर यू हैव अ वास्ट नॉलेज ऑफ दिस। सर कोहाला ब्रिज जो था कश्मीर का, उस पर भी आप यानी कि हमने उनको रिट्रीव किया, सर उसके बारे में जरूर बताएं जरा। देखिए, कोहाला ब्रिज इज अ ब्रिज विच इज ऑन द मेन रोड फॉर कनेक्टिंग जो है पाकिस्तान एंड कश्मीर। ठीक, जो है हमारी सारी ट्रूप्स की मूवमेंट यहाँ से है, सप्लाई लाइन ये है यहाँ से जो है की जाती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो कोहाला ब्रिज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि वहाँ पे जो है आप एक हाइड्रो यूनिट भी वहाँ पे बना रहे हैं चाइना की मदद से जो है,
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है कि इसको प्रोटेक्ट करना जो है। सो हमारी कश्मीर के साथ जो मेन कनेक्शन है वो कोहाला ब्रिज के थ्रू जो है, That's right. दैट्स व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट इट। ठीक, झपट के पलटना, पलट के झपटना है गरम, है खून गर्म रखने का ये एक बहाना। सर ये जो शेर है ये अब इस आलू अकेडमी में भी है, और अक्सर जो फाइटर पायलट होते हैं F-16 और आज के दौर में थंडर 17, पुलवामा हो जाए, पठानकोट हो जाए, अभिनंदन जिसको हमने चाय पिला के वापस भेजा हमने, सर आज के दौर के अंदर जो जज्बा 6 सितंबर 1965 में हुआ और जब अभिनंदन का जो वाक़या हुआ, तो जब आपने वो चीज़ को पूरी तरह से देखा होगा, क्योंकि यू बी द विंग कमांडर और माशाल्लाह अभी भी मुकम्मल फिट है। सर अगर आज आपको मौका मिले और इस तरह के हालात आए तो क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बताना चाहता हूं कि मेरा सबसे बड़ा शौक जो था और सबसे बड़ा जो है मेरा जज्बा, ईमान और मोहब्बत जो थी वो एयरफोर्स के साथ, और आज भी मेरा शौक और मोहब्बत जो है एयरफोर्स से कायम है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एयरफोर्स में गया अपने शौक से, और एयरफोर्स में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो है बेहतर से बेहतर कारकर्दगी जो है कर सकूं। आज भी मैं यही चाहता हूं कि एयरफोर्स जो है किसी से कम ना हो, उसमें वही जज्बा कायम रहे जो 65 के अंदर था, उसकी प्रोफेशनल एबिलिटी उससे भी ज़्यादा अच्छी बेहतर हो जो 65 में थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ये जो अभिनंदन वाला वाक़या था, कितने प्रोफेशनल तरीके से एयरफोर्स ने परफॉर्मेंस दी यस, है, कितने प्रोफेशनल तरीके सर से। उस वक्त आपके क्या रिएक्शन होता है जब इनको कैप्चर किया गया, जब इनको 2 जहाज गिरा दिए गए, उस वक्त आपके रिएक्शन क्या थे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप होते और आपके पास मिराज या F-16 होता, उसमें से कौन सा चूज करता है और क्या आपके हालात होते? डेफिनेटली मैं F-16 चूज करता जो है, वो बहुत बेहतर जहाज है जो है। देखिए, ये जो एरोप्लेन्स है ना, इनका बड़ा एक रोल होता है। हर जहाज हर चीज नहीं कर सकता जो है। कुछ जहाज जो है एयर सुपीरियरिटी के लिए होते हैं, कुछ इंटरसेप्शंस के लिए होते हैं, कुछ स्ट्राइक्स के लिए होते हैं, वेपन डिलीवरी के लिए होते हैं, कि हर जहाज का मुख्तलिफ रोल होता है। हर जहाज हर चीज़ अपनी उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। तो आपने ये चूज करना होता है किस मकसद के लिए आपने क्या जहाज इस्तेमाल करना जो है, इसलिए करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि 65 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उस ईरा की जो एयरफोर्स के फ्लाइंग के टैक्टिक्स थे, वो आज के टैक्टिक्स से बहुत मुख्तलिफ हैं जो है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि जिस तरह अगर आपने टेलीविजन के ऊपर वो देखी होगी कभी WWE रेसलिंग जो प्रोग्राम आती है, तो एक पहलवान आता है और दूसरे पहलवान से लड़ता है, तो ये पुराने जमाने की बात हुआ करती थी जो है। उस तरह जहाज भी इसी तरह लड़ते थे पुराने जमाने में। लेकिन फिर आपने रेसलिंग के अंदर एक दूसरा वो शो भी देखा होगा जिसमें वो टैग वाला होता है, एक आदमी दूसरे को हाथ लगाता है, जब वो पिटने लगता है तो दूसरा वो आ जाता है। तो अब टैक्टिक्स बहुत फर्क हो गए हैं। अब उस तरह नहीं लड़ा जाता जिस तरह 65 के अंदर या पहले लड़ा जाता था। अब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है जो है, इसमें तमाम लोग मिलके, जहाज मिलके, इसके अंदर मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स का होता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का रोल होता है, रेडार्स का रोल होता है, सब ये आपस में मिलके जो है एक कॉम्बैट की सिचुएशन बनाई जाती है। आपसे एक और अहम सवाल, आजकल के नौजवान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब अगर वो मुल्क को बशर्ते ये कि मुल्क में कभी इस तरह की मुश्किलात, कभी खुदा ना करे किस तरह कोई हालात आए, तो क्या आप एडवाइस करेंगे कि इस चीज़ को कोई भी ऐसी आफत है तो उसको किस तरह टैकल करें लोग? जवान मर्दी से, शुजाअत से, बहादुरी से और अल्लाह का नाम लेके। देखिए, कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने एक बार नहीं कई बार जो है जहाद का जिक्र किया है। अल्लाह ताला मुसलमानों को जहाद की तरफ तरगीब देता है। जो शहीद हो जाएंगे, जो मारे जाएंगे वो शहीद हो जाएंगे, और जो जिंदा वापस आ जाएंगे गाजी हो जाएंगे। और बहुत शहादत और गाजियों का बहुत बड़ा दर्जा अल्लाह ताला ने जो है रखा है। हमें अपने मुल्क का दिफा करते हुए
अपने ईमान पे, अल्लाह पे भरोसा करते हुए जो है बहादुरी जवां मर्दी से जो है लड़ना चाहिए और हर हालत में अपने मुल्क का दिफा करना चाहिए। मुसलमानों के लिए ये फर्ज है कि वो अपनी ज़मीन, अपनी जगह जो है किसी को ना लेने दें। इसलिए हमें अपनी ज़मीन का, अपने मुल्क का जो है दिफा हर हालत में करना है और हिम्मत से करना है। ख़वातीन हज़रात, बशर्ते ये कि कोई ऐसे हालात ना आए, और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पिछले 6 महीने में एक हालत जंग से गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस जंग पे बहुत हद तक काबू पा लिया और अब यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज पाकिस्तान की स्ट्रेटजी की मिसाल दे रहे हैं। मैं नहीं भूला उन फ्रंट वॉरियर्स को जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, इंजीनियर्स, आर्म फोर्सेस, अहले नज़र, अहले हुनर, अहले फिक्र, हम खाकसारों ने भी आप लोगों के लिए खिदमत पेश की और हम लोगों ने चाहा कि पाकिस्तान की गयूर अवाम को मालूमात दे सके और इनको इस हालात जंग से बाहर निकाल सके। आज भी 6 सितंबर 2020 इसार और कुर्बानी का दिन याद कराता रहेगा। आप अपने चाहने वालों को ये बताते रहें, अपने छोटों को बताते रहें कि ये दिन आप लोगों ने किस तरह मनाना है। हमें एक छोटी सी ब्रेक तक जाना है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद और फिर वीर साहब से कुछ अहम सवाल पूछे जाएंगे। जी, खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ